नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कविता है। आपका हमारे चैनल क्यूसियस हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी राजा निर्वंशिया का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसका पहला भाग ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अगले भाग की चर्चा करने से पहले पिछले भाग का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। हमने पिछले भाग में 3 घटनाओं पे चर्चा की थी। एक पहली घटना कि दोनों कहानी में एक राजा हैं, उनकी रानी बहुत सुंदर हैं, दोनों ही अपनी रानी को बहुत मानते हैं, हंसी खुशी से साथ रहते हैं। दोस्तों, दूसरी घटना में हम देखते हैं कि जब राजा रानी को मंत्री के साथ महल में प्रवेश करते देखता है तो उस पर शक करता है, परंतु रानी समझदार है, वह राजा को समझा लेती है। उसी प्रकार जगपति को भी अपनी चंदा पर शक होता है। और तीसरी घटना कि दोनों राजा को संतान ना होने पर लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, कहानीकार ने कहानी में बताया है कि रानी जब सराय से लौटती हैं तब वह गर्भवती होती हैं और 2 बच्चों को जन्म देती हैं। उनके दोनों बच्चे अपने राज्य में हंसी खुशी से पलते बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष बाद राजा निर्वंशिया बहुत सारा धन कमाकर अपने देश लौटते हैं तो राजा की गाड़ी का पहिया झाड़ी में उलझ जाता है। काफ़ी कोशिश करने पर भी नहीं निकलता तो एक पंडित राजा को सलाह देता है, यदि संकट के दिन जन्मे बालक के द्वारा घर से लाई गई सुपारी से छूने से गाड़ी निकल जाती है, लेकिन इसके लिए राजा को शर्त के अनुसार गाड़ी में लदा धन आधा बालक को देना पड़ता है। राजा जब महल पहुंचता है तो वह देखता है कि दोनों बालक महल में ही हैं। उसे पता चलता है कि वह दोनों राजकुमार उसके ही हैं। दोस्तों, राजा महल में नहीं होता, इसलिए वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर दोस्तों, जैसा कि कहानी में पहले ही बताया गया है कि रानी काफ़ी समझदार और चतुर होती हैं और दोस्तों कई बार संपन्न समाज के लोग एक स्तर पर आकर समझौता कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ रानी भी यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाती हैं कि दोनों राजकुमार उनके ही हैं और फिर राजा मान लेते हैं और दोनों रानी राजा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानीकार यहाँ बताते हैं कि राजा रानी की कहानी का अंत होता है। हम देखते हैं दोस्तों कि राजा रानी की कहानी का अंत काफ़ी सुखद होता है। मगर दोस्तों, आखिर मूल कहानी का क्या हुआ यह देखते हैं। इधर जगपति का व्यापार ठीक से चलने लगा और बच्चन सिंह का घर में आना जाना और भी बढ़ गया। अचानक से जगपति को पता चलता है कि चंदा गर्भवती है। दोस्तों, कहानीकार की मुख्य भूमिका होती है कि मानव मन की सबसे जटिल संरचना को पकड़ने की कोशिश करना और उसे शब्दों के जरिए अंकित करना। दोस्तों, कहानीकार की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ जिससे आपको और भी स्पष्ट होगा। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली और जगपति को सामने देख वह एकदम नंगी हो गई हो, अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाते हुए बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की दोहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजरें कमरे में गई तो लगा पराए स्वर गूंज रहे हैं जिसमें एक चंदा का भी है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। दोस्तों, आगे देखिए। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक अवज्ञा ना की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सादे शब्दों में कहा, कल मैं
गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। दोस्तों, जब कोई पति पत्नी पर शक करता है तो उसके भाव कैसे होते हैं। कहानीकार ने लिखा है कि जगपति कहता है, यह सब मुझे क्या दिखा रही है बेशरम बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले, तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। दोस्तों, यह एक छोटा सा संवाद है पति पत्नी के बीच। पत्नी एक तरह से अलग दुखी है और पति के मन में दुख का दूसरा भाव है। दोस्तों, यहाँ पति के मन में बेवफाई का दुख है और पत्नी के मन में पति को समझने का भाव है। पत्नी बार बार पति को समझना चाहती है। उसे तो लग रहा है उसने पति की मदद की है। जब पति को पैसे की ज़रूरत थी, बच्चन सिंह उस पर आकर्षित था। यही आकर्षण बच्चन सिंह को इस बात के लिए बाध्य करता है कि जगपति की मदद करे। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद चंदा अपने घर चली जाती है और चौथी घटना का अंत होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, राजा निर्बंसिया की कहानी का अंत सुखद होता है, परंतु यहाँ इस घटना का अंत कुछ अलग ही है। दोस्तों, कहानीकार आगे लिखते हैं कि पत्नी काफ़ी बारीकी से कहती है, करीब की खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे काँप काँप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए। दोस्तों, जगपति को एहसास होता है उसने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, उस कहानी का अंत तो काफ़ी सुखद था, मगर मूल कहानी का अंत दुखद है। दोस्तों, आगे कहानीकार लिखते हैं कि राजा ने दो बात की। माँ सुनाती थी, एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्कों पर राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राजभर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। दोस्तों, यहाँ कहानीकार बताने की कोशिश करता है जो समाज में बड़ा संपन्न वर्ग होता है वह अलग तरह से मूव करता है। जैसे राजा रानी के नाम से मंदिर बनवाकर अपने प्रेम को दर्शाकर रानी को अमर कर देते हैं, और दूसरा बड़े पुत्र राजकुमार के नाम से सिक्के चलवाकर एक तरह से राज्य में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। मगर दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य क्या काम करता है। कहानीकार लिखते हैं कि जगपति ने भी मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम, और वह अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह जगपति की कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अब विचार करने वाली बात है कि आखिर जगपति ने चंदा के नाम जो पर्चा लिखा उसमें क्या लिखा और क्यों लिखा। दोस्तों, कोट करती हूँ, देखिए। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है।
मैं बहुत पहले मर चुका था। बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। दोस्तों आगे देखते हैं दूसरे पर्चे में क्या लिखा है। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। दोस्तों यहाँ कहानीकार यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जगपति ने अपनी लाश में आग जलाने का अधिकार बच्चे को देकर, यानी समाज के सामने कहीं ना कहीं बच्चे को स्वीकार किया है, चाहे वह जायज़ हो या नाजायज़। दोस्तों जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जगपति द्वारा लिखे गए दोनों पर्चों की जो पंक्तियां हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संवाद या पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अपने नोट्स में इन पंक्तियों को ज़रूर शामिल करिए। दोस्तों यहाँ कहानीकार कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि जगपति ने बच्चे को अपनी लाश में आग जलाने का अधिकार देकर उसे समाज में स्वीकार कर लिया है, चाहे बच्चा जायज़ हो या नाजायज़। दोस्तों कहानीकार द्वारा लिखी गई आखिरी पंक्ति। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी समाप्त हो गई। पर दोस्तों यहाँ कोई जगपति की कहानी में फूल चढ़ाने वाला नहीं है। दोस्तों अगर हम कहानी की समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि राजा निर्बंसिया एक लोक कथा और लोक विश्वास की कहानी है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से कमलेश्वर जी पति पत्नी के जीवन की यथार्थ समस्या को दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि राजा निर्बंसिया और जगपति दोनों कहानी में सबसे बड़ी समानता दोनों दंपति का निसंतान होना है। दोस्तों आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि समर्थ व्यक्ति या जो संपन्न समाज होता है वह खुले विचार का होता है, वह संकुचित दिमाग का नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजा रानी की संतान को अपनाते ही नहीं बल्कि उनके दोष को भी मिटा देते हैं। राजा आत्महत्या नहीं करता, हंसी खुशी से समाज में अपना जीवन व्यापन करता है, लेकिन यथार्थ जीवन में ऐसा नहीं हो पाता। समाज बहुत कटु होता है। समाज स्वीकार नहीं करता ऐसे व्यक्ति को, जिसके चलते जगपति आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों नामवर सिंह के शब्दों में कहा जाए तो राजा निर्बंसिया की कहानी लोक कथा की पृष्ठभूमि में एक आधुनिक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। दो विभिन्न युगों के निर्बंसिया की जीवन कथा दो रेखाओं की एक दूसरे को छूती और काटती हुई चलती चली जाती है। दोस्तों आप देखेंगे कि दोनों कहानी लगभग समांतर चलती है, मगर वह कहाँ काटती है। देखो राजा तो अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं, परंतु जो मूल कहानी है उसका जगपति वह आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों इस कहानी में कमलेश्वर जी ने मन की दशा को बहुत ही बारीक से चित्रित करने की कोशिश की है। दोस्तों अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि निम्न मध्य वर्ग परिवार की स्त्री का जीवन संघर्ष से भरा हुआ रहता है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्री समाज के आदर्श और नैतिक बंधनों से जकड़ी हुई है। दोस्तों लेकिन वास्तव में जीवन समाज के केवल नैतिक और आदर्श से नहीं चलता। समाज में मनुष्य को बेहतर जिंदगी बिताने के लिए उसे कुछ संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, उसे रोजगार काम धंधे की ज़रूरत पड़ती है। यहीं पर मनुष्य आकर कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा कि दोस्तों आप कहानी में भी देख सकते हैं कि जगपति समाज में खुद को सरवाइव करने के लिए कर्ज लेता है
और वही कर्ज उसकी आत्महत्या का कारण बन जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि राजा निर्बंसिया की कहानी में एक साथ 3 कहानियाँ चलती हैं। लोक प्रचलित राजा निर्बंसिया की कहानी, उसी के समांतर जगपति और चंदा की कहानी, और माँ जो बच्चों को कहानी सुना रही हैं और उन बच्चों के बीच की कहानी। दोस्तों, मेरे अनुसार कहानीकार दिखाना चाहते हैं कि आज भी समाज में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विसंगति है, संसाधनों का असमान वितरण है। दोस्तों, आपको कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है जिसके माध्यम से हम कहानी को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।